जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौगंध आप सभी का स्वागत करता हूं सुपर 100 की इस सीरीज़ में मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 10 और आज हम बात करेंगे हमारे चारों तरफ के बारे में कि हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीए 2 और सीडीएस 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली के अंदर होती हैं। आपको हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जाता है। पहले आपको पढ़ाया जाता है, फिर आपका टेस्ट करवाया जाता है, फिर आपकी रिवीजन करवाई जाती है और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। कंप्लीट एक फ्री बैच उसके लिए आपका रहता है। अब जो ये चीज़ें रहेंगी, ये आपको इंडिया के अंदर सबसे कम प्राइस के अंदर देखने को मिलती है हमारी एकेडमी पे। और अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं या एनरोल करना चाहते हैं, तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे चारों तरफ मैटर जो है उसके बारे में। अब मैटर होता क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, कि जो भी हमारे चारों तरफ है वो स्पेस ले रहा है, मास ले रहा है, हमारी सेंसेस उसको फील कर सकती हैं, वो आपका मैटर कहलाएगा। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ जो आपकी अवेलेबल है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो आपका मैटर कहलाएगी। क्या चीज़ें मैटर नहीं होंगी? आपकी फीलिंग्स, वो मैटर का पार्ट नहीं है, क्योंकि ना तो उनका कोई मास होता है, ना वो कोई स्पेस लेती है। अब ये सब समझने के बाद मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, हम हमारे इतिहासकारों की अगर बात करें, वो क्या मानते थे? तो उन्होंने माना है कि हमारी दुनिया की सारी चीज़ें, हमारा जो मैटर है वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बना है। और वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? वो कहलाते हैं 5 तत्व, है ना, पंच तत्व। वो है वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। इस बेसिस पे भी आपके सीडीएस के एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से आपके एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतिहास की अगर हमने बात कर ली है, तो आज की हम बात कर लेंगे जो मैटर हमारे चारों तरफ है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि वो तो बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इतने छोटे पार्टिकल से वो बना होता है, लेकिन उसके बावजूद इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब वो स्पेस होने के साथ साथ, वो छोटे पार्टिकल से बना होने के साथ साथ, उनकी एक प्रॉपर्टी और है जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन के अंदर रहते हैं। क्योंकि हम अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसे देखकर हम नहीं कह सकते कि उसके पार्टिकल मोशन में होंगे हर वक्त। और जो फोर्थ पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्या आप ये जानना चाहते हैं या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे व्हाई दिस पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। और ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं हमारी इसी सीरीज़ के अंदर। थोड़ा हिंट देता हूँ कि मैटर के अंदर मास होता है। मास से एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है जहाँ पे हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। वी विल नेम दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमने पढ़ ली, अब बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर अगर हम बात करें तो आमतौर पर हमें हमारे चारों तरफ 3 फॉर्म में चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या 3 ही स्टेट हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। पहले हम 3 को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बची हुई 2 के बारे में भी बातें करेंगे। तो सॉलिड वो होता है जिसके एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड वो होता है जिसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, लेकिन एक डेफिनेट शेप नहीं होती है। और गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इनको जिस आप कंटेनर में, जिस रूम में छोड़ोगे, ये उसकी शेप ले लेंगे, उस साइज़ में, उस वॉल्यूम में कंटेन ये कर लेंगे अपने आप को। स्टेट्स ऑफ मैटर तो समझ लिया। अब क्या इनको एक दूसरे के अंदर चेंज भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बर्फ़ हमारे पास है, बर्फ़ को हम गर्म करेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी को अगर हम ठंडा करेंगे तो वापस से बर्फ़ बन जाएगी। अब पानी को हम ठंडा करने की जगह और गर्म कर देंगे तो वो भाप बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज़ पॉसिबल। और वो कब कब हो रहा है? जब हम चेंज करते हैं उसका टेम्परेचर, हम चेंज करते हैं उसका प्रेशर, या हम दोनों के अंदर चेंज करते हैं। उस मोमेंट पे आपके मैटर की जो फिजिकल कंडीशन है उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। सॉलिड से अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। जब आप लिक्विड से सॉलिड में किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जब लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको वेपराइजेशन कहा जाता है। और जब आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कंडेंसेशन कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली विदाउट गेटिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड, तो उस प्रोसेस को आपका कहा जाता है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन आपके एग्जाम में पहले भी पूछी गई है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देख सकते हैं, जिस डायग्राम की हेल्प से आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। अब ये याद करने के बाद इंटर कन्वर्जन हमने समझ लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारे एग्जाम के अंदर, वो है लेटेंट हीट का। कि अब ये लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट वर्ड का मतलब ही होता है छुपा हुआ, हिडन। तो लेटेंट हीट का मतलब हुई है छुपी हुई, हिडन, छुपी हुई हीट, हिडन हीट।
अभी कहाँ छुपी हुई है, कैसे छुपी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, हम उसको टेम्परेचर देते जाते हैं, हीट देते जा रहे हैं, अब तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जब भी हमने उसको हीट दी, उसका टेम्परेचर बढ़ा, अब सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। उस मोमेंट पे हम देखते हैं कि हमारी जो बर्फ़ थी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, और जब वो पिघल चुकी है, पानी बन चुकी है, अब भी उसका टेम्परेचर सेम है। हमने हीट दी, हीट देने के बाद भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी आपका यूटिलाइज हो गई उसकी फॉर्म चेंज करने के अंदर, उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में वो एनर्जी यूज़ हो गई। लेकिन टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखा, तो हमने मान लिया कि वो जो हीट हमने दी थी वो एक छुपी हुई हीट थी, और इसी को लेटेंट हीट का नाम दे दिया गया है। अब लेटेंट हीट दो तरह की होती है। व्हाट इज लेटेंट हीट? वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन कुछ नहीं है, जस्ट मेल्टिंग के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। जब आप मेल्ट करते हैं उस मोमेंट पे जो लेटेंट हीट देखने को मिलती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब आप चीज़ों को वेपराइज करते हैं उस मोमेंट पे जो आपको लेटेंट हीट देखने को मिलती है उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं। लेटेंट हीट हमने पढ़ ली, अब बची हुई दो स्टेट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि वो दो स्टेट्स कौन सी थी। एक थी आपकी प्लाज्मा और दूसरी है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अब प्लाज्मा क्या होता है? जब आपने गैसियस फॉर्म अटेन कर ली है, अब गैसियस फॉर्म अटेन करने के बाद भी आप उसको हीट करते जा रहे हो, तो आपकी जो गैस है वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड यू विल गेट ए हॉट आयनाइज्ड गैस। और ये जो हॉट आयनाइज्ड गैस है, इसी को आप कहते हैं ये प्लाज्मा की स्टेट के अंदर है। एक गैस इनटू विच सफिशिएंट एनर्जी टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब एक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके एटम्स इलेक्ट्रॉन्स छोड़ चुके हैं, तो वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसे कहा जाता है आपका प्लाज्मा की स्टेट। और बात करते हैं हम अगर बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की, तो ये आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जब आप एक डाइल्यूट गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, कितना ठंडा? आप उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो तक ठंडा कर देते हैं, तो उस मोमेंट पे जो आपको स्टेट आपको मिलती है मैटर की, वो आपकी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है, या उसको कहा जाता है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन पढ़ने के बाद अब इस टॉपिक की क्वेश्चंस आपको कहाँ से करने हैं? इस टॉपिक के क्वेश्चन आप करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, और ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ जाके आप नोट्स बना सकते हैं और इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की, आज इंग्लिश के रूल की, कि इंग्लिश का कौन सा रूल हम पढ़ेंगे। आज जो हम रूल पढ़ने वाले हैं वो है द ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, एंड वन अनदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब बात दो सब्जेक्ट की हो रही होगी, उस मोमेंट पे आप ईच अदर का यूज़ करेंगे, ना कि वन अनदर का। और जब दो से ज़्यादा लोगों के बारे में, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही होगी, तब आप ईच अदर का यूज़ नहीं करेंगे, तब आप यूज़ करेंगे वन अनदर का। दो एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं। वन इज राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स थे, इस रीज़न से ईच अदर आया। एंड दोज 5 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर लव वन अनदर। तो यहाँ पे हमारा आ गया 5 लोगों के लिए वन अनदर। आई होप आपको ये टॉपिक, ये कंसेप्ट, ये रूल समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप डे 1 से अब तक देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.